डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने अपना ये जो बीएससी फिफ्थ सेम है इसका सिलेबस स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में एल्केन्स स्टार्ट किया था, तो एल्केन्स का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम बात करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, कि एल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई भी है, ठीक है। अब ये क्या होता है इस रिएक्शन में, तो इट इज द रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विथ मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन्स। तो इसमें क्या होगा, हम दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे एल्काइल हैलाइड्स के। तो देखिए ये जो एल्काइल हैलाइड टर्म है, इसका क्या मतलब है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एल्काइल ग्रुप को डिस्कस किया था। तो अगर हमने कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे अगर मैं मिथाइल ग्रुप की बात करूं, ये मिथाइल ग्रुप, तो ये भी एक एल्काइल, अगर जनरल नेम देखेंगे हम इनका, तो हम इनको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर पर्टिकुलर नाम है तो वो मिथाइल ग्रुप हो गया। जैसे C2H5, तो ये हमारा इथाइल ग्रुप है, ठीक है। मतलब एल्केन में से मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो हमारा ग्रुप बन जाता है एल्काइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो कम हम इनको जनरल नेम दे देंगे कि ये हमारे एल्काइल ग्रुप है, ठीक। अब अगर हम बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स की, तो इसका मतलब इन ग्रुप से कोई ना कोई हैलाइड आयन जुड़ा हुआ होगा। हैलाइड आयन क्या हो सकते हैं, हेलोजन एटम्स। आयन की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये Cl माइनस लिख सकते हैं, Br माइनस होगा, I माइनस, इस तरह के ये हैलाइड आयंस जो हेलोजन एटम से बने हुए होंगे। तो इन एल्काइल ग्रुप को और इन हेलोजन एटम को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। तो इसी एल्काइल हैलाइड की, तो अगर हम जनरल रिएक्शन देखेंगे, देखो इसमें मैं हमेशा एक जनरल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर हम उसका कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो अगर हम जनरल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो फिर हम इनका जनरल स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। तो एल्काइल ग्रुप को हम जनरली आर से दिखाते हैं, हैलाइड आयन को हम एक्स माइनस से दिखाते हैं। तो आर और एक्स माइनस को अगर हमने मिला दिया तो आर एक्स, इसको हम बोलेंगे कि ये एल्काइल हैलाइड है। तो ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। पर्टिकुलर अगर हमें बताना है, जैसे आर की जगह अगर मैं CH3 कर दूं, एक्स की जगह अगर मैं Cl रख दूं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो जनरल हम आर एक्स लिखेंगे और पर्टिकुलर में हम कोई एग्जाम्पल देखेंगे उसका, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, मेटालिक सोडियम से, ठीक है। हमने दो मोल्स ले रखे हैं एल्काइल हैलाइड्स के, एक देखो आर एक्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है और एक आर एक्स मैंने यहाँ लिखा है। तो मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा लिखा है, एक्स आर लिख दिया यहाँ पर, तो वो इसलिए कि रिएक्शन को ना समझने में कई बार बहुत आसानी होती है। तो देखो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं और हमारे पास क्या बन के आ रही है, एल्केन। एक आर और दूसरा आर अगर मिल जाए तो हमारी एल्केन बन जाएगी। कैसे, देखो अगर मैं एक CH3 और दूसरा CH3 मिला दूं तो ये क्या बन गई, ये ईथेन बन गई। पिछली बार हमने अच्छे से डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर भी। तो दो कार्बन एटम जहां होंगे वहां पर हम क्या बोलेंगे कि वो ईथेन है, ठीक है। तो C2H5 क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप, और C2H6 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ईथेन। तो ये हमारी एल्केन बनी। तो इस तरह से अगर दो आर मिल जाएंगे तो हम वो एल्केन बोल रहे हैं उसको, और बाकी जो है वो ही निकल जाएगा सोडियम हैलाइड। तो ये क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पर ये याद कैसे रख सकते हो आप इस चीज को, इसीलिए मैंने एक्स को ऐसे लिखा है कि इसमें से निकला क्या, जो ये मैं सर्कल बना दे रही हूँ यहाँ पर, ये पोर्शन यहाँ से निकल गया। तो क्या निकला, ये 2Na और x, यानी 2Na और दो ही x निकलेंगे। और बचेगा क्या, एक आर बचेगा बाहर और इधर भी एक आर। तो बस इन दोनों आर के बीच में बॉन्डिंग हो गई, इस तरह से हमारा एल्केन बना, ठीक। अब ये तो हमने जनरल रिएक्शन लिखी, इसी का हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आप आर की जगह कोई भी आर, चाहे आप मिथाइल ग्रुप लिख दो, चाहे आप इथाइल ग्रुप लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर इथाइल ग्रुप लिख दिया है, CH3CH2, और हैलाइड मैंने Br ले लिया इसमें। फिर 2Na तो हमें एज इट इज लिखना है। इस RX को मैंने इस तरह लिखा, पहले एक्स एटम यानी हैलाइड एटम लिखा, उसके बाद मैंने अपना एल्काइल ग्रुप लिखा। तो इसमें भी रिएक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं, इसमें क्या अलग हो जाएगा, 2Na Br, और फिर हम जो बाकी बचा उसको जोड़ देंगे तो बाहर क्या बचेगा, CH3CH2, फिर CH2CH3। तो देखो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, CH3CH2 और CH2CH3, चार कार्बन एटम वाले को और
को हम ब्यूटेन बोल देते हैं, ब्यूट लगाते हैं ना 4 कार्बन के लिए, और बाकी क्या बचा 2 NABR यहाँ पर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब समझने की, याद आप कैसे करोगे वो मैंने तरीका बताया आपको कि इस तरह से यहाँ पर निकला है, ठीक है। अच्छा, ये जो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ड्राई ईथर ही क्यों ले रहे हैं हम इसमें, क्योंकि हमें चाहिए ईथर में कोई भी मॉइस्चर ना हो, बिल्कुल मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर अगर होगी तो ये जो हमारा सोडियम मेटल है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक, तो वो फिर बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ड्राई ईथर लेते हैं कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म में। ये तो हमने समझने के लिए समझ लिया कि भाई ये 2NaX निकल गया और ऐसे इस तरह से बन गया, लेकिन मैकेनिज्म में हमें जरूर देखना चाहिए कि आखिर मैकेनिज्म में एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यहाँ पर दो टाइप्स की मैकेनिज्म यहाँ पर पॉसिबल है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ अ सोडियम एटम ऑन एल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस सोडियम हैलाइड एंड एल्काइल फ्री रेडिकल। इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड लिया, एक एल्काइल हैलाइड लिया और एक ही सोडियम एटम ले लिया, ठीक है। और इसमें हुआ क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि अटैक किसने किया, सोडियम एटम ने, किस पर, एल्काइल हैलाइड पर, और उसने क्या प्रोड्यूस किया, सोडियम हैलाइड और एक एल्काइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस किया। अब वो कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा देखो, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये R और X के बीच में है, तो यहाँ पर R का एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा और X का एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तभी तो एक कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक। अब अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अब इस R में से, और R का क्या है एक्चुअल में, कोई कार्बन ग्रुप है ना, चाहे वो CH3 ग्रुप हो सकता है, CH3 CH2 ग्रुप हो सकता है, यानी वहां पे कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन और एक्चुअल में मेन बॉन्ड क्या है, ये CH3, और अगर मैं यहाँ पर Br लिख दूं तो इसका मतलब है ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये कार्बन और Br के बीच में बना हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं बॉन्ड जो है कार्बन और हेलोजन एटम के बीच में बना हुआ है, और हेलोजन एटम क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो क्या होता है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर दिए जाए, शिफ्ट हो जाते हैं ये, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, हम ये वाला सिंगल बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। और ब्रेक इस तरह से कर रहे हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा हेट्रोलिटिक फिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिशन हो रहा है क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में हैलाइड आयन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ने अट्रैक्ट किया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे तो आर का भी इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्स पर चला गया है, तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, आर एक्स के पास हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो था ही इसका अपना, एक इसने इस आर का भी ले लिया, तो इसलिए इस एक्स पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इस एक्स पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, एक तो अपना है ही लेकिन एक इसने आर का भी ले लिया, तो एक्स्ट्रा जब हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ आर का जो ये इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये क्योंकि एक्स के पास चला गया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब सोडियम एटम क्या करेगा, सोडियम एटम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 को हम ऐसे 2 8 1 लिख सकते हैं, या 1s2 2s2 2p6 3s1 लिख सकते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इस आर को दे देता है, ठीक है। जब ये इस इलेक्ट्रॉन आर को दे देगा तो आर के पास जो वो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हो जाएगी, तो इसके पास आर के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बेटा, आर के पास ये एक इलेक्ट्रॉन रहा, यानी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा। अनपेयर्ड से क्या मतलब है, देखो सपोज अगर ये CH3 ग्रुप होता, मैं इसको कह रही हूँ ये CH3 है और मैंने यहाँ पर Br बना दिया, ठीक है, ये बॉन्ड मैंने यहाँ ब्रेक करा दिया, तो अब CH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कार्बन को हम कैसे दिखा सकते हैं, CH3 ग्रुप को ऐसे, ये ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता होगा कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में छह, वो सॉरी
चार इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। कुल मिलाकर तो 6 होते हैं इसके पास, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो ये 4 बॉन्ड बना पाता है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, सिर्फ कार्बन के काउंट कर रही हूं मैं, सिर्फ कार्बन के, तो कार्बन के पास वाले बॉन्ड के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हम वो वही काउंट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था वो Br ले ले, तो इसलिए स्क्वायर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब Na ने क्या किया, यानी सोडियम ने क्या करा, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा सोडियम एटम, तो इसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी? इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH और ये CH, और यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन दिखा दें। अब कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया चौथा इलेक्ट्रॉन। तो पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। तो इसीलिए अब इस पर कोई ना तो चार्ज आया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे हमने यहां दिखा दिया था ना कि एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों गया था, क्योंकि उसने आर का भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया था, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज गया था। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, यहाँ पर उसका एक इलेक्ट्रॉन जो कम था वही उसके पास वापस आया है, इसलिए उसका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर खत्म हो गया, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। देख रहे हैं आप, बाकी इस CH3 में बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। पेयर्ड से क्या मतलब है कि इस कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ने पेयरिंग कर रखी है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 ही बॉन्ड है, तीनों के पास अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ ये अकेला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने इसको दिया था, उसके साथ पेयरिंग करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब भी किसी एटम पर ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, इसीलिए हम इसका नाम यहाँ पर दे दे रहे हैं एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक आपको समझ में आया होगा कि आर फ्री रेडिकल कैसे बना। तो हमारे पास अब क्या चीज बची, क्योंकि सोडियम एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है आर को, तो इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया, तो सोडियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और एक्स पर तो नेगेटिव चार्ज था ही, दोनों आपस में मिलकर सोडियम हेलाइड बना लेंगे। तो उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, Na प्लस माइनस, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या आप डायरेक्ट इसको NaX भी लिख सकते हो। बेटा आप कैसे भी दिखा सकते हो, बस मैंने आपको ये समझाने के लिए इसको तोड़ के लिख के दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल हमारे पास बचा है, ये सोडियम हैलाइड तो बन ही गया। तो ये तो हमने एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड लिया और एक मॉलिक्यूल हमने सोडियम एटम, मतलब एक सोडियम एटम लिया। लेकिन शुरुआत में हमने कितने, 2 तो सोडियम एटम ले रखे हैं और 2 ही मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड ले रखे हैं। यानी ये वाली जो पहली वाली रिएक्शन है, ये हमारी 2 बार हो सकती है। बिल्कुल यही रिएक्शन एक और दूसरे मॉलिक्यूल पर भी तो हुई होगी, है ना। यही वाली रिएक्शन दूसरा एल्काइल हैलाइड भी लिया होगा, दूसरे पर भी सोडियम एटम, दूसरा सोडियम एटम लिया होगा, उसने भी एक आर डॉट क्रिएट किया होगा। तो ये वाला आर डॉट और ये दूसरा वाला आर डॉट दोनों मिल सकते हैं आपस में, दोनों की जो रेडिकल्स हैं ये आपस में पेयर अप हो सकते हैं। यानी आर का ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, यानी इस आर का ये इलेक्ट्रॉन और इस वाले आर का ये इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ शो कर रखा है, वो हमने यहाँ दिखा दिया, दोनों आपस में मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और इस तरह से हमारी एल्केन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर कर एल्केन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, अब इसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आगे क्या लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ माइनर अमाउंट ऑफ इथेन एंड इथीन। इसमें क्या होता है, माइनर अमाउंट इथेन और इथीन का भी बन जाता है, बिसाइड्स एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन तो बनेगी बनेगी, लेकिन उसके साथ अलावा इथेन और इथीन भी बना। क्यों? क्योंकि इन रिएक्शन बिटवीन इथाइल हैलाइड एंड सोडियम सपोर्ट्स दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ इथाइल रेडिकल कैन एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो हमारा रेडिकल बना था, जब हमने देखो, जब हमारा हमने तो ये जनरल रिएक्शन दिखाई ना आर की, हमने कंपाउंड क्या ले रखा है, इथाइल ब्रोमाइड। तो यानी यहां पर जो फ्री रेडिकल बना होगा, आर डॉट का मतलब क्या हुआ, ये CH3 है, ये CH2 है, ये Br है। इस CH3 CH2 के लिए मैंने R लिखा है और इस Br के लिए मैंने X लिखा है। तो अब जब मैं R डॉट बना रही हूं, तो इसका मतलब मैं क्या बना रही हूँ, CH3 CH2, और यहाँ पर हम एक डॉट बना देंगे, तो मैं इथाइल फ्री रेडिकल
बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारा इथाइल फ्री रेडिकल बन के आ रहा है, ठीक। अब जब इथाइल फ्री रेडिकल और दो इथाइल फ्री रेडिकल बन रहे हैं, तो एक तो CH3CH2 डॉट मैंने यहाँ लिख दिया, और एक देखो CH3 को मैंने खोल के लिख दिया, यहाँ पर CH2 लिखा और इस कार्बन से एक और बॉन्ड बनाकर H लिख दिया, तो कुल मिलाकर तो ये CH3 हो गया, और CH2 डॉट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। तो देखो यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकती है। अब डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि देखो ये जो वाला बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड की बात कर रही हूं मैं, ये बॉन्ड में आप देख रहे हो मैंने ये दिखा रखा है हाफ एरो। एक चीज तो मैं आपको पहले ये बता दूं, देखो ये CH, अगर मैंने ये दिखाया ऐसे हाफ एरो इस तरह से, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे। ये इसका एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। जब भी हाफ एरो बनता है तो उसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। और अगर मैं ऐसे दिखा देती, अगर फुल एरो बना देती, तो इसको मैं दिखाती यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन और इस H पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब फुल एरो होता है उसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए हैं जहां पर भी मैंने एरो घुमाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बॉन्ड के साथ हाफ एरो दिखा रखा है। हाफ एरो का मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा इस CH2 के पास, उसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास रहेगा, ठीक। अब आप यहाँ देख रहे हैं इस CH2 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस H के, तो ये बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस CH2 का एक इलेक्ट्रॉन इस H का एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन कर सकते हैं, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो CH2 के साथ CH3 बन जाएगा, ठीक है। देखो ये इस तरह से हुआ है, ये CH3 है, ये CH2 यहाँ पर ये है, ये एक H डॉट था, बस इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया। तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा, तो CH3 एक पहले से था, एक CH3 और हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर इथेन फॉर्म हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा हो गया कि इस तरह से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि हमारा ये इथेन कैसे बना, ठीक। अब ये बॉन्ड तो यहाँ ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर एक रेडिकल आप देख रहे हैं और यहाँ पर तो ऑलरेडी एक रेडिकल है ही, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल यानी इस CH2 का एक रेडिकल और इस CH2 का एक रेडिकल, वो भी तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखो ये है, ये CH2 पर एक रेडिकल है, इनके बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड तो है ही, और इस CH2 पर भी एक रेडिकल है, तो ये दोनों भी तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो है, एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो दो बॉन्ड आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इथीन फॉर्म होके, मतलब इथीन का फॉर्मेशन हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इन इन रिएक्शन से हमारा नॉर्मल ब्यूटेन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेन और इथीन ये भी साथ में बनेंगे, लेकिन हालांकि इनका अमाउंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कम अमाउंट में बनते हैं। मेन हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो एन ब्यूटेन ही होता है। तो ये होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कि यहाँ पर हमने इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, तो ये थी हमारा पहली रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट आती है हमारी वुड्स रिएक्शन में हमने क्या देखा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब सेकंड मैकेनिज्म है इसकी आयनिक मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, दिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड कैसे बन रहा है ये भी देख लेते हैं। तो हमने क्या ले रखा है, अपना एक एल्काइल हैलाइड ले रखा है, 1 मोल एल्काइल हैलाइड, और हमने 2 सोडियम एटम ले रखे हैं, तो 2 सोडियम एटम हमने यहाँ दिखा दिए। और सोडियम एटम का जो वो आखिरी इलेक्ट्रॉन था 281 मैंने दिखाया था, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जब उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर शो किया, तो आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से इसको दिखाया हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि ये ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड बन रहा है। ये ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड कैसे बन रहा होगा उसी को हमें यहाँ पर देखना है। तो ये वाला जो सोडियम, अब फिर से एक बार देखते हैं, ये जो RX है ये तो वैसे ही टूटेगा बिल्कुल। देखो हमने क्या करा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। जब यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो X पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे पहले आया था, और इस R पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से क्या होगा, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये R को दे दिया जाएगा। सोडियम जो होता है R को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसको आप हाफ एरो से दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। और तो अब क्या होगा, जब R को ये अपना एक एटम मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो R पर एक डॉट बन जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही दूसरा सोडियम एटम भी इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी तो दे सकता है, ठीक है, ये भी इसको इसी को दे देगा। तो अब इस आर पर, अब देखो यहां पर आर पर अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, इसलिए अब इस पर नेगेटिव चार्ज आया। ज्यादा कैसे हुआ देखते हैं हम फिर से। मैंने आपको CH3 का एग्जाम्पल समझाया था, ये H है, ये H है और ये H है। तो यहां पर अगर मैं कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, और इस पर था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जब हमने आर की बात की थी, जब यहां से एक्स जो है अलग हुआ था, ठीक। तो आप अगर कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो एक तो यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, ठीक है। जब सोडियम ने, पहले सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और इसके पास हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। अगर आप ये डॉट देखेंगे, काउंट करेंगे तो एक यहां पर बनाया हुआ है मैंने, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब अगर सोडियम एटम इसे दूसरा सोडियम एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर हम इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो अब कार्बन के अराउंड कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इस आर पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और क्योंकि इस सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया है तो इसलिए इस वाले सोडियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक आर जिस पर नेगेटिव चार्ज है और उस पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने दिखा भी दिए, दोनों सोडियम एटम के, ठीक है। और ये वाला सोडियम एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये इसके साथ कंबाइन करके RNA बना लेगा। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं RNA, ठीक है, या आर पर नेगेटिव चार्ज और सोडियम पर पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है इसलिए बॉन्ड बन जाएगा, RNA बन जाएगा। इसी को हम कह रहे हैं ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड। ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है, इसमें एक पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट होता है। ऑर्गेनिक पार्ट से मतलब जिस जहां पर भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट कहलाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आर इसमें ऑर्गेनिक पार्ट है और ये Na जो है इसमें मेटालिक पार्ट है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलते रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड, ठीक। अब ये तो हमारा बन गया ऐसे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स पर भी माइनस चार्ज था क्योंकि हमने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराया था, और इस वाले सोडियम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया था तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला सोडियम और ये वाला एक्स माइनस ये भी आपस में कम मिल सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से दिखाया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ इस एक्स पर शो कर रखे हैं वो कौन से हैं, जो आर एक्स बॉन्ड से टूटे हैं, मतलब जो आर एक्स बॉन्ड से आए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आए हैं, इसीलिए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। तो बस इसका नेगेटिव और Na का पॉजिटिव वो भी आपस में मिल सकते हैं, तो इसको भी आप NaX लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैकेनिज्म में शो करना है कि मतलब आपको समझ में भी आया होगा। तो बस आपको अगर यहाँ मैकेनिज्म दिखानी तो आपने सिर्फ इतना शो करना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये बना लेना बेटा, इसमें एरो, और इस वाले का भी या फिर यहाँ इसको छोड़ के आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे इस तरह से बना लिया। और फिर हम इसको भी दिखा देंगे, यहाँ पर भी इस आर पे दिखा देना बेटा हाफ एरो। हाफ एरो का मतलब हमने एक ही इलेक्ट्रॉन को मूव कराया है। यहाँ पर मैंने फुल एरो दिखाया, इसका मतलब हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्स पर शिफ्ट कराया है, ठीक। अच्छा, ये तो हमारा बन गया ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड और सोडियम हैलाइड बना। अब ये ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स द न्यूक्लियोफिलिक एल्काइल कार्ब एनायन टू रिप्लेस द हैलाइड आयन फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है आर पर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एक स्पीशीज होती है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि अगर किसी स्पीशीज पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उस पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एक होता है टर्म इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको हम, इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा यही खेल है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस। बस आपको अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानना आ जाएगा ना तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ गई। सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच की रिएक्शन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल हो जाएगी और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी जिस पर हो, जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो, किसी स्पीशीज पर अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, कायदे में 8 होने चाहिए, तो वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऐसे ही
जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज हो, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार्ज फिर भी ना हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो खाली, तो भी हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सोडियम हमारा ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड बना था, इसके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, आर माइनस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आर माइनस क्या करेगा, देखो अगर मैं यहां से इस वाले एक्स माइनस को फिर से इनके बीच में बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक, बल्कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अ, जिस समय ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा उसी समय ये जो है इस पर अटैक कर रहा होगा। इसको आप ऐसे दिखाइएगा जैसे मैंने आपको दिखाया, एरो दिखाना है, मतलब ये आप इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि ये जिस समय ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, स्लाइटली ब्रेक होना शुरू हुआ है। तो जब ये ब्रेक होना शुरू हुआ होगा तो इस पर क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे होंगे, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, इस आर पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो बस इसके पॉजिटिव चार्ज को ही दूर करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज यानी ये वाला आर जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस आर को प्रोवाइड करा रहा होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, यहाँ पर इस आर पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये बॉन्ड इसके साथ बन रहा होगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो फाइनली क्या होगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये वन स्टेप रिएक्शन है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और SN2 रिएक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, बाई मॉलिकुलर होती है SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो वन स्टेप में होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो जिस समय ये हैलाइड आयन इससे अलग हो रहा होगा उसी समय ये जो कार्ब एनायन है, इसको हम कार्ब एनायन बोलते हैं, एल्काइल कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन का मतलब ऐसा कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो क्योंकि आर जो है, आर से समझ लीजिए वो कार्बन कार्बन है, कार्बन तो होगा ही ना बेटा, ये CH3 है, ये नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको बोलेंगे ये कार्ब एनायन है। ठीक है, ये CH3 और इसी पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये कार्बोनियम आयन होता। ये सब आप लोगों ने वैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो बस मैं याद कराना की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो ये कार्ब एनायन क्या करेगा, इस आर पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये एक न्यूक्लियोफाइल है जिस पर आर माइनस है, माइनस चार्ज स्पीशीज हमेशा न्यूक्लियोफाइल ही होती है। और जब ये निकल, यहाँ पर जो निकला है वो भी एक्स माइनस है, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर ये कायदे में हो क्या रहा है, आर एक्स की जगह अब आर आर बन रहा है। ठीक है, पहले आर एक्स था, एक बार पहले तो मैं इसको सबको डिलीट करती हूँ। तो पहले बेटा आर एक्स था, अब की बार ये आर आर हो गया है, यानी इस एक्स की जगह पर ये एक दूसरा आर आ गया है, या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि एक्स पर नेगेटिव चार्ज था और इस आर पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह ले ली है। इसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। और क्योंकि ये एक स्टेप में हुआ, एक ही स्टेप में हुआ होगा, जिस समय ये निकल रहा होगा उसी समय ये आर इस पर अटैक कर रहा होगा पीछे से। ठीक है, ये आगे से निकल रहा है तो वो पीछे से अटैक कर रहा है, तो फिर इसको हम SN2 रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब ये x माइनस की तरह निकला, ये x पे माइनस चार्ज है और इस Na पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Na प्लस और ये x माइनस आपस में मिलके NaX बना लेंगे। तो हमारे पास पहले भी एक NaX बना और दोबारा भी एक NaX बना, तो 2 मोल्स तो NaX बन गया। ठीक है, एक आर आर बन गया हमारा। तो हमने जो हमारी रिएक्शन तो हमारी मेन थी, उसमें क्या हो रहा था, देखो उसमें यही तो हो रहा था कि आर आर बन रहा था और दो NaX बन रहे थे, तो वही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी आयनिक मैकेनिज्म में भी ऐसा ही हो रहा है। अब हम देख लेते हैं इस वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि इट इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्केन्स कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये चीज बेटा ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ ऐसे एल्केन्स को बनाती है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। वो ऐसा क्यों कर पाएगी, देखो अब आप खुद ही देखो, यहाँ पर हम इसकी स्टार्टिंग में जाके देखें, देखो यहाँ पर ये वाला CH3CH2 इस वाले CH3CH2 से तो मिल रहा है, दोनों की दोनों हमारे सेम एल्काइल हैलाइड ले रखे हैं हमने। जब दोनों की दोनों हम सेम लेंगे तो देखो अब कुल मिलाकर यहाँ पर कितने कार्बन हुए, 4। तो 4 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही बन पाएंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पर CH3Br ले लेती तो दूसरा भी मैं CH3Br ही लेती, तो कायदे में क्या बनता है इनसे मिलके, एक CH3 दूसरा CH3, तब भी यहाँ पर 2 कार्बन एटम होते, तो इससे भी हमारे पास इवन नंबर ही बन पाया। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है
कि भाई मैं एक CH3 दूसरा मॉलिक्यूल, आप कहेंगे कि भाई आप दोनों सेम क्यों ले रहे हो, दोनों को डिफरेंट ले लो, तो हमारे ऑड नंबर भी बन सकते हैं कि एक मैं CH3 Br ले लूं, दूसरा मैं C2H5 Br ले लूं। C2H5 CH3 CH2 Br को ही बोलते हैं। आप CH3 CH2 को C2H5 भी लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं ना इसको। तो अगर अब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें क्या होगा, CH3 और यहाँ पर भी CH2 और ये CH3 बन जाएगा। मतलब इस C2H5 की को मैं अगर CH3 और CH2 Br लिख दूं बेटा, तो ये CH3 CH2 और ये CH3 आपस में कंबाइन कर लेंगे, और देखो यहाँ पर ये हमारा ऑड नंबर भी बन गया। लेकिन ये ऐसा बेटा बहुत कम होता है। इसमें होगा क्या एक्चुअल में, जब हम मिक्स्ड हैलाइड, इसको हम कहेंगे कि हमने मिक्स्ड हैलाइड लिए हैं, एक हमने एक कार्बन एटम का लिया है, दूसरा हमने दो कार्बन एटम का लिया है, तो इसलिए हमारे पास कुल मिलाकर तीन कार्बन एटम हुए। तो इसमें होगा क्या बेटा इस रिएक्शन में, कि एक CH3Br मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे CH3Br होंगे। तो एक CH3Br हमेशा दूसरे CH3Br से भी तो रिएक्शन करेगा, तो जब वो दूसरे CH3Br से रिएक्शन करेगा, यही वुड्स रिएक्शन करेगा, यही वाली रिएक्शन जो मैंने यहां दिखा रखी है। तो एक CH3 दूसरे CH3 से मिलकर ये वाला CH3 बना लेगा, यानी इथेन बना लेगा। और ऐसे ही ये वाला C2H5, ऐसा तो है नहीं कि ये वाला इथाइल ब्रोमाइड सिर्फ एक होगा, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो इसका भी ये CH3 CH2 दूसरे CH3 CH2, जैसे हमने ये वाली रिएक्शन दिखा रखी है, एक CH3 CH2 दूसरे CH3 CH2 से मिलकर ब्यूटेन बना लेगा। तो ब्यूटेन भी मिलेगी, हमें एल्केन भी मिलेगी, और वो इथेन भी मिलेगी, ब्यूटेन भी मिलेगी, और ये प्रोपेन भी मिलेगी। ठीक है, तीनों ही चीजें बन के मिलेंगी अगर हमने मिक्स्ड हैलाइड लिया। लेकिन ये तीनों मिलेंगी तो सही, अब हमें एक ही मिक्सचर में मिलेंगी, हमें ये एक ही सोल्यूशन में मिल जाएंगी। तो बेटा तीनों जब हमें मिल रही है, क्योंकि तीनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिमिलर होते हैं, तो इनको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो जब सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे तो बनाने का फायदा ही क्या होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम मिक्स्ड हैलाइड ना लेकर दोनों हैलाइड जो है हम सेम लेंगे। मिक्स का मतलब दोनों डिफरेंट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोनों सेम लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वाली रिएक्शन से सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स हम बना पाते हैं, ऑड नंबर वाले नहीं बना पाते। फिर नेक्स्ट लिखा है इट फेल्स विद टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड हुए ये वाले। देखो अगर मैं टर्शरी ग्रुप, मैंने आपको पिछली बार समझाया था, टर्शरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो तीन और कार्बन एटम से अटैच हो, तो इस वाले कार्बन को तो हम टर्शरी कार्बन बोलेंगे। और इसी से मैं कोई हैलाइड आयन जोड़ दूं, कुछ भी ब्रोमाइड जोड़ दो आप, ठीक है, क्लोराइड जोड़ दो, तो ये हमारा टर्शरी हैलाइड बन गया। अब ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन इसके साथ फेल हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा, देखो अगर हम इसकी आयनिक मैकेनिज्म देखें, और आयनिक मैकेनिज्म में हम ये वाला स्टेप देखें, इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो क्या रहा है। इसमें भी अगर मैं शो करूं, देखो जिस समय ये X निकल रहा होगा, उसी समय एक R माइनस पीछे से अटैक कर रहा होगा इस पर। ठीक, अब ये पीछे से अटैक कब करेगा, जब इसको यहाँ खाली जगह मिलेगी। तो देखो एक अटैक तो मैं आपको ये दिखाऊं, ये CH3 और ये X है, और इस पर R माइनस इस पर अटैक कर रहा है, और ये ऐसे निकल रहा है। तो आप खुद ही देखो दोनों में से कौन सा अटैक ज्यादा इजीली हो पाएगा। ये वाला अटैक ज्यादा इजी हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक CH3, ये CH3 तो छोटा सा ग्रुप नहीं है, ये काफी बड़ा ग्रुप होता है। CH3 को अगर मैं खोल के लिखूं तो इस तरह से, इस तरह से, और मैं ऐसे लिखूंगी, तो ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये इतना बड़ा ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा ग्रुप यहाँ है, और इतना बड़ा ग्रुप यहाँ है। तो ये इतनी भीड़ है कि इस R को जगह ही नहीं मिल पाती, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस R माइनस को जगह ही नहीं मिल पाएगी इस पर अटैक करने के लिए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड में नहीं हो पाती है। प्राइमरी हैलाइड्स में इसको हम प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी कार्बन एटम या तो सिंगल कार्बन एटम होगा, या वो सिंगल कार्बन एटम किसी और एक सिंगल कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो प्राइमरी हैलाइड पर SN2 रिएक्शन बहुत इजीली हो पाती है। प्राइमरी पर अच्छी होती है, फिर थोड़ी सी कम अच्छी सेकेंडरी पर होती है, और बिल्कुल कम अच्छी टर्शरी पर तो हो ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ फेल हो जाती है। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और भाई मीथेन बनाएंगे भी कैसे, क्योंकि मीथेन में तो हमारे पास एक ही कार्बन एटम है,
एक ही कार्बन एटम वाली तो हम किसी भी हालत में नहीं बना सकते, क्योंकि मिनिमम मिनिमम कार्बन एटम भी इसमें दो वाला बन पाएगा। क्योंकि देखो अगर हम एल्काइल हेलाइड लेंगे तो मिनिमम एल्काइल हेलाइड मिनिमम कार्बन एटम वाला तो लेना ही पड़ेगा। तो सबसे छोटा एल्काइल हेलाइड हमारा CH3Br ही है। इससे छोटा तो एल्काइल हेलाइड कोई होता ही नहीं है, एक ही कार्बन एटम वाला तो सबसे छोटा होगा। तो एक CH3Br लेंगे तो दूसरा भी CH3Br लेना पड़ेगा। दोनों का CH3 आपस में कंबाइन करेंगे तो ईथेन बनेगी। मीथेन तो कभी भी नहीं बना सकते हम इससे। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि मीथेन भी नहीं बन सकती एक तो, और इवन नंबर के ही बन पाएंगे, ऑड नंबर के नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। अब इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि इट इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स। इस मेथड की वजह से हम हायर एल्केन्स का मतलब जिनमें कार्बन एटम का नंबर ज्यादा हो। ठीक है, बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखो हमने एक मीथेन ली, हम मीथेन से इथेन बना सकते हैं। कई बार ना एग्जाम में कन्वर्जन आ जाते हैं बेटा, आप मीथेन से इथेन कैसे बनाओगे, ठीक है, या इथेन से प्रोपेन कैसे बनाओगे, या इथेन से ब्यूटेन कैसे बनाओगे, इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तब आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो, वो वुड्स रिएक्शन की हेल्प से कर सकते हो। देखो CH4, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन एटम है। अगर कोई कहे मीथेन से इथेन बनाना है तो आपने क्या करना है, मीथेन का क्लोरीनेशन करा दिया। मीथेन के क्लोरीनेशन से क्या हो जाएगा, हमें CH3Cl बनेगा और एक HCl। ये रिएक्शन कैसे हुई होगी, इसमें एक H की जगह एक Cl आ गया है भाई। CH4 को अगर मैं दिखाऊं, ये H है, ये वैसे हेलोजनेशन हम अच्छे से अभी स्टडी करेंगे आगे वीडियो में, पर अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए ये Cl है और ये Cl है। तो ये HCl तो यहां से निकल जाएगा और ये वाला Cl इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो HCl निकला, CH3Cl बन गया। जैसे ही हमारे पास CH3Cl आया, एल्काइल हैलाइड हो गया। बस हमने इसका एक और मोल ले लिया और सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बस जैसे ही ड्राई ईथर कराया तो हमारा इथेन बन गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, यहाँ पर दो कार्बन हो गए। यहाँ पर एक कार्बन था CH4 में और इथेन में दो कार्बन, तो हमने लोअर एल्केन से हायर एल्केन बना लिया। यानी छोटे कार्बन से बड़ा कार्बन, मतलब आप समझ लीजिए छोटे ग्रुप से, यानी मीथेन सबसे पहला फैमिली का मेंबर है हमारी एल्केन फैमिली का, और उससे हमने इथेन बना लिया। ऐसे अभी अभी हमने देखा था, अगर हमें इथेन से ब्यूटेन बनाना हो तो फिर से हम वही करेंगे, इथेन का क्लोरीनेशन करा दो तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। जैसे इथाइल क्लोराइड बनेगा तो अब अभी हमने रिएक्शन देखी है इथाइल क्लोराइड की, तो हम फिर उससे ब्यूटेन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हायर एल्केन्स जो है इसमें फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक, अब हम देख लेते हैं अपनी सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है हमारी कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज, अ हायर एल्केन इज फॉर्म्ड। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमने ले रखा है सोडियम या पोटेशियम साल्ट किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH। ठीक है RCOH, जैसे कि एसिटिक एसिड। तो देखो आप देख रहे हैं ना, आर का क्या मतलब हो गया, फिर से CH3 हो गया। तो ये हमारा एसिटिक एसिड है। एसिड का हमें साल्ट बनाना है। साल्ट हम कैसे बना सकते हैं, किसी एसिड की अगर मैं एक बेस से रिएक्शन करा दूं तो हमेशा सॉल्ट बनते हैं। इस कैसे बन जाएगा, ये CH3COO और ये Na, ये तो मिल जाएंगे, प्लस ये H और ये OH, ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनता है हमेशा एसिड और बेस की रिएक्शन में, तो उससे हमारे पास ये सॉल्ट आ जाएगा। तो इसे अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना हो तो CH3 की जगह मैं R लिख दूंगी, C डबल बॉन्ड O और Na एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा कहलाएगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, या हम इसको इसको कहेंगे सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, तो हम इसको सोडियम एसिटेट बोल देते हैं। ठीक, और जनरल फॉर्म में हम इसको सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, क्योंकि COH हमारा, ये जो हमारा कहलाता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, तो इसलिए इसका नाम कार्बोक्सिलेट। साल्ट हो जाएगा तो लेट लिखते हैं, एट लिख देते हैं उसमें। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट लिया, इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो वाटर के साथ आप समझ लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस हुई इसकी। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, एल्केन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, NaOH और हाइड्रोजन निकलेगा। कैसे हो रही होगी, देखो अगर मैं इसी रिएक्शन में देखूं, हमने 2 मोल्स ले रखे हैं आर, तो देखो यहाँ पर 2 R है, तो 2 R तो हमारे एल्केन बना लेंगे, एक R और एक R। ठीक है,
और दो ही CO2, देखो C है फिर O है फिर O है, यानी ये वाले CO2 है। तो क्योंकि हमने 2 मोल्स ले रखे तो 2 CO2 निकलेंगे, तो हमारी 2 CO2 भी निकल गई। ठीक, अब क्या बचा, यहाँ पर 2 Na बचे, क्योंकि 2 लिखा है ना, आगे 2 लिखा है और ये Na, तो 2 Na है। और 2 ही मोल हमारे H2O के, H2O को मैं कैसे लिखूं, H और OH और H और OH। तो 2 Na और ये 2 OH मिलके 2 NaOH बना लेंगे, तो 2 NaOH बन गए। और ये H और H मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, तो H2 बना लिया। तो इस तरह से ये बन जाएगी। तो एल्केन हमें मिलते हैं एनोड पर। इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड होता है, आप लोगों ने देखा भी हो, पता होगा अगर आपको, कि एनोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी हो, तो एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एनोड यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एनोड पर हमेशा एनायन आएंगे और कैथोड पर हमेशा कैटायन जाएंगे। ठीक, अच्छा, तो इसको, इसी की, ये तो जो जनरल रिएक्शन लिखी, जनरल से अगर हमें मेन रिएक्शन लिखनी है, तो इस आर की जगह आप कुछ भी आर, चाहे आप CH3 लिखो, C2H5 लिखो, जो भी आपको बनाना हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो बस सेम रिएक्शन, 2 CH3 है तो यहाँ पर 2 CH3 हो गए, 2 CH2, ये सब तो आप बता ही चुकी हूँ मैं कैसे निकलेंगे। तो मैकेनिज्म में देखेंगे, मैकेनिज्म जो लिखा है बेटा वो तो आप पढ़ ही लेना, उसको समझाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में। देखो जो पीछे लिखा हुआ है उसको हम यहाँ समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स बोथ आयनिक एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये दोनों टाइप की रिएक्शन को शो करेगी, दोनों टाइप की मैकेनिज्म दिखाएगी। पहले तो होगी आयनिक मैकेनिज्म, तो जो हमने अपना सोडियम साल्ट लिया हुआ है, यानी सोडियम हमारा, सोडियम एसिटेट जो हमने लिया हुआ है, ये वाली रिएक्शन में देखो ये लिख रखा है ना, 2CH3CONA, ये जो हमने लिया है सबसे पहले ये आयनाइज होगा, इसीलिए ये आयनिक मैकेनिज्म है। आयनाइज कैसे होगा, देखो ऑक्सीजन और सोडियम, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट अगर हम कर दें तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा दिए, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों आया नेगेटिव चार्ज, भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन का था ही, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सोडियम का था, तो इसने सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इसलिए इस पर आया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसलिए सोडियम पर आया पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि हमने ये 2 मोल्स ले रखे हैं इसलिए हमारे पास दो तो एसिटेट आयन बनेंगे और दो ही हमारे पास सोडियम आयन बनेंगे। ठीक, अब ये एसिटेट आयन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और एनोड हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज, देखो हमारे पास ये ऐसे बीकर होगा, बीकर में यहाँ पर एक एनोड होगा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ हमारा अपना सॉल्यूशन होगा हमारे सॉल्ट का। इस सॉल्ट में ये दोनों टाइप के आयन रहते हैं, ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव आयन जो होंगे वो नेगेटिव आयन तो जाएंगे इस पॉजिटिवली चार्ज पर, मतलब एनोड पर। ठीक है, और यानी ये जो, मैं इसको नेगेटिव यहां बना देती हूँ, और जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे वो जाएंगे इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अपने नेगेटिवली चार्ज आयन की। तो ये जो एसिटेट आयन है, ये एसिटेट आयन ये क्या करते हैं, ये जो चार्ज आयन होते हैं बेटा, ये इन इलेक्ट्रोड्स पर जाकर डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज होने का मतलब ये अपना चार्ज खत्म करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर जाते हैं डिस्चार्ज होने के लिए। तो ये क्या करेंगे, एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्योंकि देखो एसिटेट आयन पर इस एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा था ना, और कौन सा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो सोडियम एटम का उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया था वही तो उस पर ज्यादा हो रहा था, तो उसी एक इलेक्ट्रॉन को वो निकाल देगा। ठीक है, और जब वो निकालेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने दो एसिटेट आयन लिए हुए हैं। ठीक है, तो जब दो एसिटेट आयन लिए हुए हैं तो दो ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक एसिटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दो एसिटेट आयन दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे थे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना था, दूसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम का था, बस वो समझ लीजिए वही निकाल दिया। तो अब यहाँ पर जो दो दिखा रखे हैं इसलिए हमने यहाँ पर एक दिखाया, अब सिर्फ एक रह जाएगा इसके पास, ये देख रहे हैं ये वाला, सिर्फ एक रह जाएगा। और अब क्योंकि ये एक रह गया और ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है इसीलिए हम इसको फ्री रेडिकल बोल दे रहे हैं। अनपेयर्ड जब भी कभी होगा इलेक्ट्रॉन तो उसको हम पूरी स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, तो ये एसिटेट फ्री रेडिकल हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास एसिड निकाला, तो एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे मत समझिएगा, देखो हमारे पास दो आयन थे, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस,
और ऐसा ही एक और भी था, CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस ये। तो इन दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, इसने ये निकाल दिया और इसने ये निकाल दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये एक ही हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया और ये फ्री रेडिकल दिखाया है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये दिखा रखा है इकट्ठे दो इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक, अब फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पर ये निकल गया तो हम इसको, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला भी, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन और इस मिथाइल ग्रुप के बीच में दिख रहा है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला भी ऐसे ही बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, बिल्कुल फ्री रेडिकल की तरह, क्योंकि देखो यहाँ भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। जब दोनों ही कार्बन होंगे तो भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ब्रेकेज हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि फ्री रेडिकल बन जाएंगे, यानी कि ये CH3 है एक, मैं एक ही CH3 दिखा रही हूँ, यहाँ पर है ऐसे, ये है ऑक्सीजन, इस पर है इलेक्ट्रॉन, ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर ऐसे ब्रेक होगा। तो ऐसे जब ब्रेक होगा तो CH3 पर अपना एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O, इसका एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और कार्बन का, ये दोनों भी तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ये C डबल बॉन्ड हो और एक तो ऑक्सीजन पर है ही और एक और बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और ये ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों फ्री रेडिकल थे, मतलब दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया और इसलिए Ca2 जो अलग हो गई इसमें से। तो यहाँ पर हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर हाफ एरो से दिखा दूं और यहां से भी मैं इसको हाफ एरो से दिखा दूं। कितनी घिची पिच कर दी मैंने, रुक जाओ, इसको मैं डिलीट करती हूँ। देखो अब जब आपको शो करना हो तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो कि यहाँ पर हाफ और इसका हाफ। इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि इस बॉन्ड से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया है और ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो उसको हमने यहां दिखा दिया कि बॉन्ड बनेगा अब। तो जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो CO2 बन जाएगी, तो ये CO2 तो निकल जाएगी और इस CH3 पर एक रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि दो CH3 दो मोल्स है हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख रखा है और CH3 हमने ऐसे दिखा दिए। अब हमारे पास क्योंकि दो मिथाइल रेडिकल बने हैं तो वो दोनों मिथाइल रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने ऐसे शो कर दिए हैं और इन दोनों के बीच में भी अब बॉन्ड बन जाएगा। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये इथेन बन जाएगी। तो ये सब कुछ हमारा एनोड पर होता है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों फ्री रेडिकल ने आपस में कंबाइन किया और जो है इन दोनों ने जो इथेन बना ली। अब बचा हमारा कैथोड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास Na+ भी तो बचे हैं, वो Na+ क्या करेंगे, वो कैथोड पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज था, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे कैथोड से। ठीक है, वहां क्योंकि इसके ऊपर तो क्योंकि तो डिस्चार्ज होना है और डिस्चार्ज होने का मतलब है जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो खत्म करना है चार्ज। चार्ज खत्म कैसे होगा, जो कमी है वो पूरी हो जाए। और पूरी कैसे होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से ले लेंगे। वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्योंकि दो Na है तो इसलिए दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस Na के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरे Na के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिलाकर दो इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसलिए हमने दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और यहाँ पर 2Na लिख दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अब खत्म हो जाएगा। और हमने शुरू में वाटर भी ले रखा था, बस ये 2Na और H2O मिलकर आपस में NaOH और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे कैथोड पर। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हुई कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस की। अब इसके बाद बेटा दो मेथड आपके और बचते हैं, पर टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे लग रहा है यही 1 घंटे का वीडियो बन गया होगा हमारा, तो यहाँ इसको मैं यहीं खत्म कर रही हूँ और बाकी के दोनों मेथड मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत छोटा छोटा, मतलब बहुत खोल खोल के समझाया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, उनको कितना समझ में आता है, कि बॉन्ड ब्रेकिंग भी उनको पता है कि नहीं, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक फिशन पता है नहीं। पर बेटा मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होते हैं, किस तरह से वो जाते हैं, मूवमेंट एरो के थ्रू हम क्या दिखाते हैं। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ भी पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।